हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम जो आपके पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट की ओर है। बस एक दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं, उनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपके इस थर्ड चैप्टर में। तो फिर अपन आज इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, बुक में थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपके समझ नहीं आएगा, तो अपन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल नंबर 3.10.23, ये आपके पेज नंबर 88 पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि n वास्तविक हो, n क्या हो? वास्तविक हो। क्लियर है? तो प्रदर्शित करो कि संभवतः r बराबर 0 के अतिरिक्त, r बराबर 0 के अतिरिक्त ये जो फंक्शन है r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ये विश्लेषक है और इस फंक्शन का जो अवकलज है, डेरिवेटिव है, वो ये है। तो इसमें आपसे इस क्वेश्चन में दो चीज प्रूफ करवा रहा है। पहली बात तो ये प्रूफ करवा रहा है कि इस फंक्शन का ये फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, ये कौन सा ध्रुवीय फलन है, क्योंकि r और थीटा में दिया हुआ है तो ध्रुवीय फलन है। तो ये क्या है? एनालिटिक है और इसका जो अवकलज है वो ये है। तो ये दो चीजें प्रूफ करवा रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए, तो सबसे पहले हम यहां तक की बात करेंगे कि सबसे पहले इसको एनालिटिक प्रूफ करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट मेरी सारी बातों को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ रहा है तो उसको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे क्वेश्चन में एनालिटिक प्रूफ करवाए, मतलब फंक्शन को विश्लेषक सिद्ध करवाए, तो आप विश्लेषक होने का जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसको काम में लोगे। और दूसरी बात ये बताई थी कि जब आपको क्वेश्चन में फंक्शन विश्लेषक दिया हुआ हो तो आप फलन के विश्लेषक होने की जो आवश्यक शर्त है उसको काम में लोगे। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हमको विश्लेषक प्रूफ करवा रहा है, इसलिए हम विश्लेषक होने की जो पर्याप्त शर्त है उसको काम में लेंगे। अब पर्याप्त शर्त आपको याद होनी चाहिए। पर्याप्त शर्त ये होती है कि u तथा v के आंशिक अवकलज क्या हो? संतत हो और कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो। तो यानी इसको विश्लेषक प्रूफ करने के लिए मेरे को दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि u तथा v के आंशिक अवकलज संतत होने चाहिए और ये कौशी रीमान समीकरण को भी संतुष्ट करनी चाहिए। यदि मैं इन दोनों चीजों को प्रूफ कर दूं तो ये जो फलन है वो विश्लेषक हो जाएगा। तो यानी अब मेरे को u और v की जरूरत है और u और v कब मिलेंगे? जब मैं इस फंक्शन को w बराबर fz बराबर u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिखता हूं तो मेरे को u और v मिल जाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसको मान लिया w बराबर fz। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक सम्मिश्र फलन को w बराबर fz से रिप्रेजेंट करते हैं। w बराबर fz बराबर r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। अब देखिए, r की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई किया तो r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r की पावर n sin n थीटा। तो u प्लस आयोटा v से यहां u क्या हो गया? uxy। तो यहां uxy बराबर हुआ r की पावर n cos n थीटा और vxy क्या हुआ? r की पावर n sin n थीटा। अब सबसे पहले मेरे को दो चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले एक तो कौशी रीमान समीकरण प्रूफ करनी है और दूसरी इसके जो चारों अवकलज हैं u और v के, डेल u अपॉन डेल r। देखिए, अब यहाँ r और थीटा काम में आएंगे क्योंकि फंक्शन कौन से रूप में दिया हुआ है? ध्रुवीय रूप में दिया हुआ है। तो मेरे को इसके जो चारों अवकलज हैं, डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा, ये मेरे को संतत प्रूफ करने हैं और कौशी रीमान समीकरण प्रूफ करनी है। तो देखिए, कौशी रीमान समीकरण को प्रूफ करने के लिए मेरे को चार चीजें चाहिएंगी। सबसे पहले तो डेल u अपॉन डेल r चाहिएगा, डेल u अपॉन डेल थीटा चाहिएगा, डेल v अपॉन डेल r चाहिएगा और डेल v अपॉन डेल थीटा चाहिएगा। तो इन चारों की वैल्यू निकालने हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे इन चारों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डेल u अपॉन डेल r, यानी u किस किस का फंक्शन है? r और थीटा का। तो r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट, तो cos n थीटा तो कांस्टेंट, और r की पावर n का n r की पावर
n माइनस 1 कॉस एन थीटा। अब डेल यू अपॉन डेल आर आ गया, अब निकालेंगे अपन डेल यू अपॉन डेल थीटा, यू का थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आर कांस्टेंट, तो यानी आर की पावर एन तो कांस्टेंट हो गया, आर की पावर एन तो कांस्टेंट हो गया। और cos n थीटा का क्या होगा, cos n थीटा होगा माइनस साइन n थीटा, माइनस साइन n थीटा। और n थीटा का क्या होगा, n होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के n r की पावर n साइन n थीटा, माइनस के n r की पावर n साइन n थीटा। अब क्या निकालूंगा मैं, डेल v अपॉन डेल r निकालूंगा, मतलब v का r के रेस्पेक्ट में, तो थीटा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा n r की पावर n माइनस 1 साइन n थीटा। और डेल v अपॉन डेल थीटा, यानी v का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r कांस्टेंट, तो r की पावर n तो एज इट इज साइन n थीटा का क्या हो जाएगा, cos n थीटा, और फिर एंगल n थीटा का क्या होगा, n। तो डेल v अपॉन डेल थीटा बराबर n r की पावर n cos n थीटा। क्लियर है यहां तक, चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखिए हमको कॉची रीमान समीकरण प्रूफ करनी है। तो ध्रुवीय रूप में कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, मैंने आपको प्रूफ करवाई थी, आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की। ध्रुवीय रूप में कॉची रीमान समीकरण ये होती है डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये बताई थी मैंने आपको, ये होती है कॉची रीमान समीकरण। कौन से रूप में, ध्रुवीय रूप में। क्लियर है। और इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि u के साथ कौन आएगा r और v के साथ कौन आएगा थीटा, क्योंकि u और v में पहले u आता है फिर v आता है, r और थीटा में पहले r आता है फिर थीटा आता है, तो u के साथ r आ गया, v के साथ थीटा आ गया। कॉची रीमान समीकरण दो होती है, तो इसमें पहली है ना ये, तो पहली के लिए एक आ गया और नीचे r चला गया, ठीक है। और दूसरी, अब यहाँ पे u के साथ, यहाँ उल्टा हो जाएगा, उल्टा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, u के साथ थीटा आ गया, v के साथ r आ गया, ये दूसरी है इसलिए 1 हट गया, r ऊपर चला गया। तो ऐसी कुछ ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद हो तो, आपने मेरी जो पिछली वाली क्लासेस ली हुई हो तो। अब देखिए ये क्या है, कॉची रीमान समीकरण प्रूफ हो रही है। डेल यू अपॉन डेल आर बराबर कहाँ है, डेल यू अपॉन डेल आर ये है n r की पावर n माइनस 1 cos n थीटा, और डेल v अपॉन डेल थीटा कहाँ है, डेल v अपॉन डेल थीटा ये है, डेल v अपॉन डेल थीटा। यदि इसमें मैं r का भाग दूं तो r की पावर n माइनस 1, तो n r की पावर n माइनस 1 cos n थीटा हो रहा है, तो दोनों बराबर हो रहे हैं। इसमें देखो डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल u अपॉन डेल थीटा कहाँ है, माइनस के n r की पावर n माइनस 1 sin n थीटा बराबर माइनस क्या है, डेल v अपॉन डेल r, डेल v अपॉन डेल r ये है। इसमें मैं माइनस का r का मल्टीप्लाई करूं तो r की पावर n हो जाएगी, ठीक है, और माइनस है तो देखिए दोनों बराबर हो गए। तो ये अतः कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। अतः CR इक्वेशन संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। अब सेकंड चीज मेरे को क्या प्रूव करनी है कि जो इसके अवकलज हैं, ये जो चारों अवकलज हैं, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये क्या होने चाहिए, संतत। क्योंकि जो फलन एफजेड के विश्लेषक होने की पर्याप्त शर्त ये दो ही थी कि एक तो कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, और ये दोनों, और ये सभी जो प्रथम कोटि के आंशिक फलज हैं ये क्या है, संतत होने चाहिए। तो इनको मेरे को संतत प्रूफ करना है, संतत प्रूफ करना है। तो देखिए चलिए संतत प्रूफ करते हैं। देखिए आप 11th क्लास में ये पढ़ के आए हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा के हर मान के लिए संतत होते हैं। आपने 11th 12th में वक्र पढ़े होंगे, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के वक्र इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। कॉस का वक्र मूल बिंदु से निकलता था, साइन का उससे ऊपर जाता था। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं भी टूटते नहीं है। तो देखिए इन चारों में ये जो है साइन थीटा आ रहा है, साइन एन थीटा आ रहा है, कॉस एन थीटा आ रहा है, साइन एन थीटा आ रहा है, कॉस एन थीटा आ रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस होते ही है। अब बात आती है इसकी r की पावर n की। देखिए यहाँ पे n की, अब देखिए r की वैल्यू एक तो जीरो नहीं हो सकती, ये उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि r की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो r की वैल्यू कहां से होगी, स्टार्ट 1 से होगी,
1 हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 होगी। तो देखिए यहाँ पर n का मान जब यदि अपन धनात्मक लें और r की वैल्यू 0 नहीं लें और n की वैल्यू क्या <<1 यदि n की वैल्यू 1 से कम होगी तो मतलब ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक होगी तो वो मूल बिंदु के नीचे जाएगी। तो उस स्थिति में क्या ये जो चारों हैं वो संतत नहीं होंगे, और इसके अलावा कोई सी भी पोजीशन हो, कोई सी भी मान हो, उस सभी में क्या होंगे, ये संतत होंगे। तो यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे r बराबर 0 तथा n लेस देन इक्वल 1 के अतिरिक्त डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा क्या है, अतिरिक्त डेल u अपॉन सभी स्थितियों में क्या है, संतत है, सभी स्थितियों में संतत है। तो r बराबर 0 और n लेस देन इक्वल के अतिरिक्त ये जो है वो सभी स्थितियों में क्या है, संतत है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया ये चारों तो संतत है ही है, साइन और कॉस तो संतत है ही, और ये इस स्थिति को छोड़ करके बाकी सभी स्थितियों में क्या है, संतत है। तो देखिए हमने u और v के जो अवकलज हैं वो संतत बता दिए और कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट कर दिया। अतः जो फंक्शन दे रखा था w बराबर fz बराबर r की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा साइन या n है, या n थीटा क्या है, विश्लेषिक, क्या है, विश्लेषिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि विश्लेषक प्रूव करना था। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये वैल्यू है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टेम्परेचर बहुत हाई है और आपके जो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ये फैन ऑफ करके करनी पड़ती है जिससे कि वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है पसीने में। हाँ जी, तो देखिएगा जो सेकंड इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये जो फंक्शन दे रखा है w बराबर एफ जेड, इसका जो अवकलज है dw अपॉन dz वो ये होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि फलन w बराबर एफ जेड के अवकलज का ध्रुवीय रूप, और उसमें जो ध्रुवीय रूप में जो वैल्यू निकाली थी अवकलज की वो मैंने आपको प्रूफ करवाई थी। वो क्या आई थी, वो ये आई थी, आपको यदि याद हो तो dw अपॉन dz बराबर एक तो r में आई थी, एक थीटा में आई थी, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल f अपॉन डेल थीटा, डेल f, तो f की जगह w भी लिख सकते हैं, तो डेल f अपॉन डेल r ये आई थी। और दूसरी आई थी dw अपॉन dz बराबर माइनस के आयोटा अपॉन r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल f अपॉन डेल थीटा, तो f की जगह w लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल w अपॉन डेल थीटा, तो यानी dw अपॉन dz का मान निकालने के लिए या तो आप इस वाले समीकरण को यूज में लो या इस वाले समीकरण को यूज में लो, कोई भी एक समीकरण को यूज में ले सकते हो। तो अपन ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाले समीकरण को यूज में ले लेते हैं कि dw अपॉन dz बराबर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल w अपॉन डेल r। ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो देखिए dw अपॉन dz बराबर cos थीटा माइनस, अब ये कहां से आया, ये यहां लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल w अपॉन डेल r, तो w ये है तो इसका r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, थीटा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा n r की पावर n माइनस 1, और ये तो कांस्टेंट है ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, cos n थीटा है, cos n थीटा। क्लियर है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dw अपॉन dz बराबर देखिए n r की पावर n माइनस 1 बाहर आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये प्रूफ करके लाना है तो मैं इसको टारगेट में रखूंगा कि मेरे को ये कैसे आए। तो देखिएगा cos थीटा क्या होता है
कि कॉस एक समफलन होता है। आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि कॉस एक समफलन होता है और साइन एक विषमफलन होता है, यानी कॉस समफलन होता है, इसलिए कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, क्योंकि साइन क्या होता है, विषमफलन। तो कॉस एक समफलन होता है, इसलिए कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा को लिख सकता हूं तो माइनस 3 प्लस हो जाएगा साइन माइनस थीटा। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, और ये है cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। क्लियर है? ओके, तो dw अपॉन dz बराबर dw अपॉन dz n r की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ये कैसे हुआ? एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स का, 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो, फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं उसे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि यदि देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी पावर n है, तो ये जो पावर होती है, ये पावर क्या होती है, कोण के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कोण कौन है, थीटा, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की पावर n है, तो ये जो पावर n होती है, ये जो एंगल होता है, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही क्या है कि जो ये पावर n थी, तो इसको देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। क्लियर है? और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -1 है ना ये, तो -1 पावर में चला जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है? तो dw अपॉन dz, क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा dw अपॉन dz बराबर क्या आ जाएगा, dw अपॉन dz बराबर ये n r की पावर n माइनस 1। क्लियर है? ओके, n r की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, इसकी पावर n है, इसकी पावर -1 है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, दोनों को जोड़ दिया तो n माइनस 1 हो गया। क्लियर है? ओके, तो dw अपॉन dz बराबर n r की पावर n माइनस 1। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से ये जो पावर है n माइनस 1, ये किसके साथ आ जाएगी, कोण के साथ, क्योंकि मैंने बताया था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जब कोई पावर होती है तो वो पावर क्या है, कोण के साथ आ जाती है, तो ये पावर कोण के साथ आ जाएगी। तो cos n माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 थीटा। और क्या हमें यही प्रूव करना था, क्या देखिए यही प्रूव करना था कि जो w बराबर fz जो फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये होना चाहिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हो गया एंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों को हमने इसमें प्रूफ कर दिया। अब देखिए ये जो यूनिट है आपके लगभग कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको छोड़ना है, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। आप सबसे पहले अपनी बुक है वो हाथ में ले लें। ठीक है, इसमें आप देखिए चैप्टर नंबर जो 3rd है वो उससे आपको जो फर्स्ट यूनिट है उसके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 3rd चैप्टर में सारी चीजें अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप 3rd चैप्टर को स्टार्टिंग से ओपन कीजिए, 3rd चैप्टर को स्टार्टिंग से ओपन कीजिएगा कि क्या क्या चीज मैंने करवा दी है, क्या क्या आपको करनी है, आप टिक मार्क करते हुए चलना उनको। ठीक है, तो 3rd चैप्टर में आप अवकलनीयता पे आइए। अवकलनीयता की मैंने देखिए डेफिनेशन बताई, एग्जांपल नंबर 3.6.2 आपको करवाया, जो मैं आपको जहां टिक लगवाता जा रहा हूं वहां तो टिक लगाते चलिए जो मैंने करवा दिया है, और जो आपको करना है उस पे H लिखते जाइए, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? ओके, क्योंकि मैंने आपको बीच में कभी होमवर्क दिया नहीं है, अब अपनी यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो इससे रिलेटेड जो अपन ने अब तक पढ़ा है उससे, क्योंकि काफी टाइम से यूनिट चल रही है, 22-23 लेक्चर हो गए इसके, तो आप उनको होमवर्क में करना है आपको। तो एग्जांपल नंबर 3.6.2 मैंने करवाया है, प्रमेय 3.6.3 मैंने करवाई है, 3.6.4 एग्जांपल मैंने करवाया है, विश्लेषिक फलन पे आई है, विश्लेषिक फलन मैंने करवाया है, इसका आवश्यक शर्त मैंने करवाई है, पर्याप्त शर्त में नेक्स्ट पेज पे चलिए, पर्याप्त शर्त मैंने करवाई है। एग्जांपल नंबर 3.7.5 ये आपको करना है।
ठीक है। और पेज नंबर 53 पे देखिए होने की जो पर्याप्त शर्तें विश्लेषित होने की वो मैंने करवाई है, और जो कौशी-रीमान समीकरण है उसका कार्तीय और ध्रुवीय रूप दोनों मैंने प्रूफ करवाए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3.7.7 ये आपके पेज नंबर 55 पे है, ये आपको खुद को करना है। और यदि मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनमें से यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को उसको व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। 3.7.8 55 पेज पे कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप में करवा चुका हूँ। प्रसमवादी फलन 57 पेज पे ये करवा दिया है। 3.8.2 थ्योरम ये करवा दी है। प्रसमवादी 3.8.3 थ्योरम करवा दी है। 3.8.4 एग्जाम्पल है 59 पेज पे, ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही सारे कंसेप्ट हैं। आप एक बार उसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे पूरे यूनिट को तो आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। 3.8.5 एग्जाम्पल आपको करना है। मिल टॉमसन रचना विधि मैंने करवा दी है, 61 पेज पे है। 62 पे आइए, 3.9.1 ये एग्जाम्पल आपको करना है। 3.9.2 एक्सरसाइज प्रमेय मैंने करवा दी है। फिर दृष्टांतीय उदाहरण 64 पेज पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको करना है, सेकंड नहीं करना। जो मैं नहीं बता रहा हूँ नहीं करने, वो नहीं करने, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें 5-6 यूनिवर्सिटियों का पैटर्न सिलेबस दिया होता है, अपन को राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3.10.1 आपको करना है, 10.2 नहीं करना, 3.1.3 नहीं करना, 3.10.3 नहीं करना, 3.10.4 नहीं करना, 3.10.5 आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। 3.10.6 आपको करना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताएंगे। 3.10.7 आपको करना है। 3.10.8 में करा चुका हूँ, 3.10.9 में करा चुका हूँ, 3.10.10 में करा चुका हूँ, 3.10.11 में करा चुका हूँ, 3.10.12 आपको नहीं करना, 3.10.30 आपको नहीं करना, 3.10.40 आपको नहीं करना, 3.10.15 आपको नहीं करना, और 3.10.16 मैं करवा चुका हूँ। 3.10.17 आपके लिए होमवर्क है। 3.10.80 आपको नहीं करना, 3.10.19 आपको करना है। 3.10.20 आपको लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। 3.10.21 आपको करना है। 3.10.22 में करा चुका हूँ, 3.10.23 में करा चुका हूँ। और अब देखिए अनसॉल्व्ड पे आइए। अनसॉल्व्ड में देखिए आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 10 करना है, और एक आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 30 करना है, 14 करना है, और आपको एक 14 करना है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी मैं करा चुका हूं। और जो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना वो मैंने आपसे बोल दिया, ये आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल, ये थ्योरम आपको नहीं करनी है। तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, कुल 8-10 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपसे इजीली हो जाएंगे। देखिए वही है, वही सब जो मैंने पढ़ाया है आपको उसी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार आज आपकी ये जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए बात आती है कि नेक्स्ट आगे बढ़ने की। तो आगे देखिए सेकंड, मैंने आज आपकी क्लास 4-5 दिन में डाली है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसलिए डाली है क्योंकि मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। देखिए अभी मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, मेरी पूरी शर्ट है वो पसीनों में भीग गई है, और मेरा आप देख सकते हो सिचुएशन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आपके एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम होंगे, आपको इनका बेनिफिट मिल जाए मेरी स्टडी का। आपको मैं कॉलेज में नहीं दे पाया क्लास, तो आप यहाँ पे ले पाओ, इसका बेनिफिट ले पाओ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं आपसे कोई फीस वगैरह तो कुछ मांग नहीं रहा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दे रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी बच्चे क्या है, इन क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ मेहनत? ये बेकार है ये सब। तो मैं तभी इन क्लासेस को, जो सेकंड यूनिट है, मैं तभी आपको, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ, तभी करूँगा जब मेरे वीडियोस पे व्यूज आएंगे, मतलब स्टूडेंट उनको देखेंगे, उनका बेनिफिट लेंगे। नहीं तो फिर वैसे ही क्या मतलब है, मेरे को क्या प्रॉफिट है इस चीज़ से, आप ये बताएं। तो इसलिए आप प्लीज़ इनको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, तभी देखिए हम मोटिवेट हो पाऊंगा। तो ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि ऑफलाइन जब हम होते हैं तो मोटिवेट होने के लिए हमारे स्टूडेंट ही हमारे सामने होता है, वो बोल देता है कि हाँ सर मेरी समझ में आ रहा है। और ऑनलाइन मोटिवेट होने का भी कोई लाइव क्लास तो है नहीं जो मैं आपका कमेंट पढ़ लूँ, ऑफलाइन ही और रिकॉर्डेड क्लास है। तो आप प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा यदि लाइक शेयर करेंगे तो ही मैं आपकी जो सेकंड यूनिट है, मेरा ये मानना है कि मैं सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट वगैरह भी करवा दूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी टाइम है, लगभग महीना 1.5 महीना है, तो इजीली हो जाएगा, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं कंटिन्यू तभी करूंगा जब आप बच्चे जो है फाइनल वाले, सेकंड ईयर वाले भी इन क्लासेस को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरेस्टेड होंगे, वो उनके व्यूज मिलेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन सेकंड यूनिट के साथ। फर्स्ट यूनिट के आप ये क्वेश्चन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को उसकी व्हाट्सअप सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।